डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2024 में हुआ था, उसमें से डिलाइट आईएएस का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है या क्रैश कोर्स है, उसमें से किस तरह के सवाल सीधे तौर पर देखने को मिले, उसकी यह एक प्रूफ वीडियो है। और ये जो वीडियो बन रही है, ये वीडियो हालांकि पहले भी बनी थी, लेकिन इसको इस तरीके से मैंने नहीं बताया था। अभी हम लोग थोड़ा सा बहुत डिटेल में इसको देखने वाले हैं। इवन इस वीडियो में जो पीडीएफ आप लोग देखेंगे, उसमें जो प्रूफ आप लोग देखेंगे, वो एज इट इज जो है बच्चों की कॉपी से एकदम फोटो लिए गए हैं और उसी को लगा दिया है। कुछ टाइप नहीं किया गया है, कुछ अलग से एड ऑन नहीं किया गया है, सब कुछ आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑप्शन तक भी सिमिलर जो हैं वो यूपीएससी के अंदर देखने को मिले, है ना। ये तब था जब बच्चों के 2 से 3 सब्जेक्ट ही जो हैं हुए थे मेंटरशिप में। अब इस बार आप लोग चीजें और बेहतर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा प्रूफ के साथ इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश हम लोग करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी ने यह सवाल पूछा था, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास चीजें हैं, मैं सिर्फ आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। क्या ऐसा कुछ सवाल था? बिल्कुल। यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्रजनन दर वर्तमान भारत में क्या है, तो इसी टाइम पे मैंने आपको प्रजनन या प्रतिस्थापन का जो प्रजनन दर है वो भी लिखवा रखा है। शहरों में वो कितना है, ग्रामीण भारत में वो कितना है, उस तरीके से आप चीजें देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जैसे वर्किंग कैपिटल को लेकर है, किसान का हल क्या वर्किंग कैपिटल है, ये सवाल आप लोग पहले देख चुके होंगे। मुझे लगता है शायद हम एक सिंगल टीचर यूपीएससी पे थे इकोनॉमिक्स में जिसने वर्किंग कैपिटल को लेकर बात की थी कि हाँ इस पे सवाल बन सकता है, और ये चीज क्रैश कोर्स में पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस की थी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल को लेकर हमने यहाँ पे ये देखिए आप कि जिस तरीके से क्लास में लिखवा रखा है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, यह छोटे छोटे खर्च ही कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। तो अगर आप इस चीज को समझ गए कि कैपिटल वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में होती क्या है, उस सवाल को हल करना मुझे लगता है 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप वो सवाल को डील कर सकते हो। ये आपके सामने प्रूफ वीडियो पे आप लोग देख सकते हो। आगे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सवाल था यूपीएससी का कि पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल ज्यादा गर्म होता है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस जो गैसें हैं दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक, है ना। ये सेम सवाल है। अब यहाँ पे आप इसको प्रूफ वीडियो के तौर पर देख सकते हैं, ये देखिए आप। ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणों की अपेक्षा पृथ्वी से टकराकर वापस जाने वाली किरणों से पृथ्वी ज्यादा गर्म होती है क्योंकि ये किरणें ग्रीन हाउस गैसों को सोख लेती हैं। ये एज इट इज क्लास नोट्स में लिखवाया हुआ है और इसी को आप सवाल के तौर पर, कारण भी यूपीएससी ने यही पूछा है और जो कथन है वो भी आप सेम देख सकते हो। अभी आप आराम से देखते चलिए, बिल्कुल सवाल के फॉर्म में भी आपको बहुत सारी चीजें दिखने वाली है। अब ये सवाल है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में ये चीजें देखनी है, क्या वह पीठासीन होगा या उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, पीठासीन नहीं होगा, संकल्प पर पहली बार मतदान नहीं कर सकता। आप इसको मेंटरशिप के सवाल में देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, ऑप्शन तक देखिए आप। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प है तो वो क्या कर सकता है, क्या वह पीठासीन होगा, क्या वह लोकसभा में बोल सकता है, वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसे मत देने का अधिकार। ये एज इट इज ऑप्शन के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। ये बच्चों ने साथ में टैग भी लगा रखा है डिलाइट आईएएस के तौर पर, है ना। प्रूफ वीडियो के तौर पर कुछ भी टाइप नहीं करवाया गया है, ये फोटो के तौर पर मैंने ऐड की ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। क्या सच में क्लास नोट्स में से है? इवन आप आके भी देख सकते हैं ऑफलाइन मुखर्जी नगर में उन बच्चों को रैंडमली, जो बच्चे मेंटरशिप में हैं, उन बच्चों की जो कॉपी है या जो रजिस्टर है जिससे वो तैयार करते हैं, उसके अंदर एज इट इज आप उसको लीजिए और इस सवाल को चेक करिए क्या सच में वहां पे है, क्योंकि डेट तो नहीं बदली जा सकती है ना। पेज को बीच में से ऐड करना ये ठीक नहीं है, वो लिखे हुए से ही आपको पता चल जाएगा। फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारत के संसद के संदर्भ में कुछ कुछ चीजें हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 17 के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता होती है, इस तरह का एक सवाल है ना। पूरा सवाल पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 17 लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है, स्थगन लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है, विघटन, ये एज इट इज मैंने सवाल बना रखा है ना। और इसके बारे में पूछ रखा है कौन कौन से कथन गलत, तो कहीं ना कहीं पे चीजें आपको सीधे तौर पर देखने को मिल जाएंगी। फिर उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप लोग, हाल ही में यूरोपीय संसद ने दी नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी और यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशय रखता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम ये चीज मैंने नोट्स में लिखवा रखी है, बच्चे की राइटिंग भी आप देख सकते हो। यूरोपीय संघ ने कार्बन तटस्थता का लक्ष्य 2050 का रखा है,
जबकि भारत ने यही लक्ष्य 2070 का रखा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2050 है और वहां ऑप्शन में 2040 है ना, तो इसी से आपका वो सवाल बन जाएगा बहुत इजीली तरीके से। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम यूपीएससी ने प्री में पूछा है, क्या इसके बारे में कुछ लिखवाया था? बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे महिला आरक्षण अधिनियम जो है 2023 वाला, उसके पॉइंट्स के फॉर्म में एकदम कौन सा संशोधन है, क्या उसके अंदर चीजें हुई हैं, ये भी नोट डाउन करवा के रखा है ना। तो सारी चीजें आप, कुछ क्रैश कोर्स की चीजें हैं, कुछ मेंटरशिप में है आपके सामने। जैसे यहाँ पे देखिए इस सवाल को, हालांकि थोड़ा पीडीएफ उस तरीके से बना दिया गया है, अभ्यास मित्र शक्ति के संबंध में कौन कौन सी चीजें और इसमें एक ही ऑप्शन गलत था, भारत और बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भारत और श्रीलंका के बीच में है ना, कुछ अभ्यास लिखवा रखे हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। अगर आप इसको एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने। फिर यहाँ पे 13वां संविधान संशोधन भी मैंने श्रीलंका से लिखवा रखा है ना, उसी नोट्स में। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे भारत का राज्य का जो राज्यपाल है, उसे किसी समुदाय को एसटी घोषित करने का अधिकार। ये तो सिंपल सी बात है, पिछले साल भी यूपीएससी ने सवाल रिपीट किया था। ये अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं है, ये राष्ट्रपति के पास में है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो, पी को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। ये सवाल पूछ रखा है, अनुसूचित क्षेत्र के तहत बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है, ऐसे क्षेत्रों में सबसे छोटी इकाई ब्लॉक होती है ना। और इवन संबंधित राज्यपाल से अपेक्षित है कि वो इस तरह का जो है रिपोर्ट सौंपे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे गृह मंत्रालय लिखा हुआ है मैंने ऑप्शन में, और सेम यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा है कि वो अपनी रिपोर्ट किसको दे सकता है ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पहले सवाल यूपीएससी ने पूछा था, तो गृह मंत्रालय नहीं है, राष्ट्रपति है यहाँ पे, इसी के चलते आप उस सवाल को भी डील कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, जैसे पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आप इस नोट्स को देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये देखिए एज इट इज जो बच्चे ने लिखा है उसी तरीकों को मैंने ऐड कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन थर्मल संयंत्रों से होता है, वहीं सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन भी जीवाश्म ईंधन वाले ऊर्जा संयंत्रों से होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो है आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, है ना। तो डी ऑप्शन आंसर इसका करेक्ट है, और वही आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग अगला सवाल देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है या उनसे पहले अस्थायी अध्यक्ष या सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये आप नोट्स के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, मैंने ये सवाल पूछा था, है ना, बाद में करेक्ट किया है बच्चों ने, जब सवाल हो गया था अटेम्प्ट, फिर उन्होंने नीचे लिखा है कि नहीं नहीं स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे, है ना। तो एज इट इज आप ऑप्शन के तौर पर इसमें देख सकते हैं। उसका अगला सवाल अगर हम लोग देखें, यूनेस्को की द्वारा जो विश्व धरोहर सूची जारी की गई, उसके अंदर कौन कौन से शामिल हैं या कौन सी संपत्तियां हैं? शांति निकेतन है, रानी की वाव है। इसके बारे में अगर आप यहाँ पे नोट्स देखेंगे तो मैंने एकदम एग्जैक्टली लिखवा रखा है, शांति निकेतन कब हुआ, 2023 में शामिल किया गया, ये 41 था, है ना। सुंदरवन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पे आपके सामने नोट्स के तौर पर यहाँ पे भी देखेंगे आप सेक्रेट जो सिंबल्स वगैरह हैं कर्नाटक के, ये सब भी इसके अंदर शामिल किए गए। तो एकदम लिखवा रखा है एकदम बारीक तरीके से कि सवाल आपका मिस नहीं होना चाहिए अगर यूनेस्को पर भी पूछा जाता है। फिर यहाँ पे आसान सा सवाल है संसद में धन विधेयक के संबंध में, तो यहाँ पे चीजें आप लोग देखेंगे, है ना। आर्टिकल 110 के अनुसार धन विधेयक जो है उसका जिक्र किया गया है। ये भी एज इट इज सवाल मैंने पूछ रखा है, क्या करता है धन विधेयक, किसके पास पावर होती है, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इवन अगला सवाल यहीं पे स्टार्ट भी हो रहा है ना। तो इसके अलावा ये देखो, यदि लोकसभा धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सिफारिश को मान लेती है तो दोनों से पारित माना जाता है। स्टेटमेंट एकदम सही कर रखा है। तो धन विधेयक को लेकर, मनी बिल को लेकर तो बार बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है और हमने भी क्लास में बार बार पूछा है। ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को लेकर एक सवाल यूपीएससी ने पूछा है, इसके बारे में भी मैंने क्षेत्रीय परिषद को लेकर सवाल लिखवा रखा है। भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं, क्या ये एक संवैधानिक संस्था है ना, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो होम मिनिस्टर के बारे में यहाँ पे चीजें मैंने पहले ही बता रखी थी, तो उसी से आपका वो सवाल डील हो सकता है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग कार्नवालिस वाला सवाल देखें, राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन क्या क्या चीजें हैं या स्थायी बंदोबस्त के अधीन क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे, देखिए स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन कौन से कथन गलत तो एकदम एज इट इज जो है सवाल आप लोगों के सामने, किसानों की ओर से राशि अगर चुका गई तो स्थायी कर दी गई थी, है ना। किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि इसमें स्थायी कर दी गई थी। अंग्रेजों का मानना था कि स्थायी बंदोबस्त से जमींदार जो भी था, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एज इट इज सवाल जो है वो लिखवा रखा है। फिर आगे अगर हम लोग देखें
कितने परिसीमन आयोग जो हैं वो गठित किए गए हैं, ये यूपीएससी ने इस बार सवाल पूछा था। तो परिसीमन आयोग के बारे में मैंने यहाँ पे चीजें लिखवा रखी है ना। ये स्टेटमेंट जो है देखो यहाँ पे, तीसरा परिसीमन आयोग हाल ही में गठित किया गया है, इसके बारे में ये गलत हो जाएगा, वो लेटेस्ट वाला था। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे यूपीएससी ने जो सवाल पूछा है कितने परिसीमन आयोग, तो 4 आयोग इसके आंसर थे। और आप लोगों के सामने मैंने ये ऑप्शन में भी एज इट इज पूछ भी रखा है ना, पहला कब हुआ, कितने अभी तक हो चुके हैं। देखो यहाँ पे देखो अब तक कितने आयोग गठित हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखवाया है 4 परिसीमन आयोग। तो यहाँ पे ऑप्शन वही तो पूछा है यूपीएससी ने, परिसीमन आयोग कितने गठित हो चुके हैं, 4, है ना। एज इट इज अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन के तौर पर आपको चीजें दिख जाएंगी। फिर उसके बाद आगे अगर हम लोग जाके देखें 71 अमेंडमेंट, ये तो एज इट इज सवाल मैंने क्लास में पूछा है, अगर आप देखेंगे है ना। संविधान संशोधन जो 71वां है, कौन कौन सी भाषाएं इसमें जोड़ी गई, तो यहाँ पे देखो 21A के माध्यम से सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71A के माध्यम से कोंकणी मणिपुरी, है ना, ये चीजें जोड़ी गई। यहाँ पे नेपाली आएगा, मैथिली नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं एज इट इज मैंने सवाल इसमें लिखवा रखा है। आप चाहें तो रोक के सवाल को पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। आगे देखेंगे अगर ये पार्टीज के बारे में सवाल आया है, तो ये मैंने ऑलरेडी इसके अंदर लिखवा रखा है कौन कौन किस किस पार्टी का संस्थापक है। नोट्स के तौर पर देखो आप लोग, सी राजगोपालाचारी के बारे में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में है, ये सब कुछ यहाँ पे देखो, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में, सोशलिस्ट पार्टी जो है, सब कुछ नोट्स के अंदर है ना। एकदम जो है क्लास टेस्ट के तौर पर ये चीजें हो चुकी हैं। संविधान ने निजता के अधिकार, ये तो आपको पता है, वैसे भी आपको याद है, और कितनी बार मैंने सवाल इसको लेकर पूछा है। ये देखो व्याख्या से संबंधित है, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत शामिल किया गया है। ये बार बार ही सवाल जो है मेंटरशिप में पूछा जाता रहा है। फिर ये आचार समिति के संबंध में है, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं या गलत हैं। यहाँ पे देखो आचार समिति के एज इट इज नोट्स जो है मैंने क्लास में करवा रखे, ठीक है। तो बच्चों ने जो भी है यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। जैसे इक्वेटर वाला यहाँ पे सवाल देखेंगे, भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की जो मोटाई है ध्रुवों की तुलना में ज्यादा है, और भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनीय धाराओं के चलते जो है ज्यादा उष्मा को ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से नोट्स के अंदर आप ये चीज देख सकते हैं, विषुवत रेखा के आसपास वायु गर्म होने के चलते ज्यादा ऊपर तक जाती है, जिससे विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई ज्यादा। एज इट इज कथन और कारण मैंने आप लोगों के सामने लिखवा रखा है नोट्स में, है ना। जो चीजें हैं, आप इतने सारे सवाल अगर आपको सटीक बैठ जाए तो इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक विघटित हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, लैप्स वाला ये सवाल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेम सवाल मैंने मेंटरशिप में पूछ रखा है, लोकसभा के विघटन के दौरान के संबंध में विधेयकों के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त नहीं होता है, ऐसा विधेयक जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया है वो नहीं होगा। ये सब सेम ऑप्शन के तौर पर है। सारा सवाल पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप लोग रोक के भी इसको देख सकते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे कितने सारे सवाल जो हैं वो 2 या 3 सब्जेक्ट्स में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप डिलाइट आईएएस का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, सिर्फ क्रैश कोर्स के माध्यम से ही आप बहुत सारे सवालों को टैकल कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको बोला है 120 से 25 नंबर बहुत इजीली आप लोग जो हैं प्रीलिम्स में स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आप दिल्ली के क्षेत्र में रहते हैं तो शाम में चलने वाली ऑफलाइन मेंटरशिप को ऑनलाइन फॉर्म में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इवन ऑफलाइन फॉर्म में कर सकते हैं। ये सवाल की टेस्टिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आपने पढ़ लिया बट आपकी टेस्टिंग नहीं हो रही। अगर टेस्टिंग हो भी रही है तो वो टेस्ट सीरीज से हो रही है ना, कोई टीचर सवाल बना रहा है नहीं बना रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो शाम में मेंटरशिप की क्लास चलती है मुखर्जी नगर में ऑफलाइन, उसके अंदर हम सामने बैठ के सवाल बनाते हैं और उस सवाल को आपको डील करना होता है ना। सामने ही बैठ के सवाल बनेंगे आपके सामने, जो चीज आपको टारगेट के तौर पर दी जाएगी उसी के अंदर आपको उस सवाल को तैयार करना है। बेसिक चीजें आपको पता लगती हैं कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ दिक्कत है, सवाल को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रैप कर सकता है ना। तो अगर आप किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहें, चाहे वो क्रैश कोर्स हो चाहे मेंटरशिप हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मेरे हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर लेवल पर लेकर जा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।